आपके दिल के तार रेडियो के साथ रेडियो खेरी 88.4 मेगाहर्ट्ज। सही रहेगी सेहत तो खुशहाल रहेगा परिवार। लेकिन सवाल ये कि सही जानकारी मिले कहाँ? क्यों होते हैं परेशान जब रेडियो खीरी है यहाँ? सुनिए हमारा विशेष कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई, रोजाना दोपहर 12 बजे। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो खीरी 88.4 मेगाहर्ट्ज। आपके साथ मैं हूँ आशीष। दोस्तों, अक्सर हम लोग अलग अलग तरह की बीमारियों पर बात करते हैं। हम सेहत सही और लाभ कई की बात भी करते हैं, क्योंकि हमारा ये मोटो भी है कि अगर आपकी सेहत सही रहेगी तो आपको अपने शारीरिक और मानसिक लाभ दोनों मिलेंगे। लेकिन एक बात आपके दिमाग में जरूर आती होगी, जब आपको दांत का दर्द होता है तो आप दांत के डॉक्टर के पास जाते हैं। जब आपको पेट का दर्द होता है तो आप किसी गैस्ट्रो के पास जाते हैं। जब आपको हार्ट का दर्द होता है तो आप किसी हार्ट के पास जाते हैं या हार्ट के डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन ऐसा अक्सर होता है जब हमारे कान में दर्द हो या गले में दर्द हो या फिर हम लोग नाक में दर्द या नाक से जुड़ी हुई किसी भी तरीके की समस्या में हो, तो हम सिर्फ एक डॉक्टर के पास जाते हैं और वो होते हैं हमारे ईएनटी स्पेशलिस्ट। ये अपने आप में खास होता है, लेकिन इसके पीछे के अपने कारण हैं। दरअसल कहा यह जाता है, या मेडिकल साइंस या हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उसमें कहा जाता है कि हमारे कान, हमारे गले और हमारी नाक के बीच में कनेक्शन है। शायद एक बड़ी वजह यह बनती होगी कि जो डॉक्टर हमारे इन तीनों अंगों को देखते हैं वो एक ही होते हैं। और आज ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आज इन्हीं विषयों पर हम बहुत सारे सवाल करेंगे अपने बहुत ही खास मेहमान के साथ, जो आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर मनोज शर्मा, ईएनटी स्पेशलिस्ट, जिनकी खासियत बहुत कुछ है। दरअसल आप इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी यानी लखीमपुर के सेक्रेटरी हैं। साथ ही साथ आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं लखीमपुर मेडिकल कॉलेज में। इसके अलावा फ्लोरेंस हेल्थ केयर हॉस्पिटल में आप अपनी सेवाएं एज ईएनटी स्पेशलिस्ट भी दे रहे हैं। बहुत सारी बातें डॉक्टर साहब के साथ करेंगे, लेकिन शुरुआत कार्यक्रम की हो चुकी है। हम आपका फॉर्मल स्वागत करते हैं सर। थैंक यू। और जैसा मैंने अपने इंट्रो में कहा भी है कि जब ये तीन अंग हमारे प्रभावित होते हैं शरीर के, तो हम सिर्फ एक डॉक्टर के पास जाते हैं, जो होता है ईएनटी स्पेशलिस्ट। तो मेरा पहला सवाल तो यही है कि आखिर ये तीनों अंगों का क्या कनेक्शन आपस में है कि एक ही डॉक्टर इन तीनों अंगों का स्पेशलिस्ट कहलाता है? ये बात आपने जो मुझे बताई है, ये शायद लोगों को पता नहीं थी, लेकिन बहुत ही एक रिलेवेंट बात है जी। हमारी कान का कनेक्शन ईस्टेशियन ट्यूब के द्वारा गले में और नाक में, यानी नाक के पीछे ओपन होता है। ओके। तो जो प्रेशर हमारा नाक में है वही प्रेशर हमारे कान में होना चाहिए। ओके। जब वो बैलेंस नहीं होता हमें दर्द होता है। जरूरी नहीं कि हर दर्द बीमारी से हो। आप फ्लाइट में जाते हैं, असेंड करते हैं, कई बार चोक करता है, दर्द बिल्कुल होता है। हाँ। तो ये फिजियोलॉजिकल है। इससे आप कोरिलेट कर सकते हैं कि जो कनेक्शन आपस में बैलेंस अगर नहीं बन रहा है तो वो पेन करेगा। ओके। तो यही एक हमारा जो ईस्टेशियन ट्यूब का कनेक्शन है, वो इसको एक कॉमन, मतलब एक बीमारियों के लिए एक कॉमन रूट बनाता है। ईयर, नोज एंड थ्रोट, और आपस में बहुत अच्छे से कोरिलेटेड है। ये तीनों चीजें, ये तीनों ही अंग जो हैं, या मतलब अगर हम यूं कहें कि अगर हमारा कान प्रभावित हो रहा है तो उससे हमारी नाक या हमारा गला भी प्रभावित हो सकता है। राइट, इससे प्रभावित हो सकता है। इसको हम लोग रिवर्स कह सकते हैं। अच्छा। मोस्टली अभी बारिश का मौसम है, मौसम चेंज हुआ है, बिल्कुल। लोगों को जुकाम हो रहा है, बिल्कुल। तो अभी तक लोग समझते हैं सिर्फ जुकाम हुआ है मुझे और मैं ठीक हो जाऊंगा एक हफ्ते में। राइट। बट उसमें से कुछ लोग कहते हैं मेरे कान में दर्द होने लगा यार, फंगस हो जाती है। यस, फंगस हो गई, या फिर नाक के अंदर जो प्रेशर इम्बैलेंस हुआ उसकी वजह से कान में भी पेन हो रहा है, कान का दर्द बढ़ रहा है, और फंगस तो बारिश में बढ़ ही रहा है। तो आपस में, और एक पॉइंट इसमें और हम जोड़ना चाहेंगे एंड में, कभी कभी किसी ने कहा कि मेरे कान में दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा, मेरे पास आया, मैंने कान देखा, आपका कान तो बिल्कुल सही है। तो एक चीज हम भूल गए बीच में, दांत। डेंटल पेन भी कान में आता है, तो बिल्कुल आता है, बिल्कुल आता है। कान में दर्द हो रहा है और दिक्कत कहीं और है। तो इसको पता करने के लिए हम लोग हैं जी। और बहुत गंभीर बीमारियों का इलाज भी आप जैसे स्पेशलिस्ट करते हैं। इवन जहां तक मेरी जानकारी है कि कैंसरस अगर कोई पेशेंट है तो भी आप उसकी सर्जरी में भी कहीं ना कहीं
इन्वॉल्व रहते हैं। राइट, क्योंकि जो इंडिया में मोस्ट कॉमन कैंसर जी हमारी आदतों की वजह से लगा है। वो हमारा ओरल कैंसर, हेड एंड नेक कैंसर इज द मोस्ट कॉमन। यस, और उसका कारण हमारे सामने है। मरीज पान मसाला गुटखा छोड़ता नहीं है, स्पेशली गाँव में। बिल्कुल बिल्कुल। उनसे कहते हार जाओ, उनसे इवन ये भी कहना पड़ता है गुटखा कब खाया लास्ट टाइम, तो बोलेंगे सर साहब कल ही तो खाया। हाँ, ये बात ये सही समस्या है, है। बिल्कुल। मतलब एक तरीके की काउंसलिंग कर भी रहे हैं, लेकिन उसका बहुत असर लोगों पर नहीं हो रहा, क्योंकि वो अपनी उस हैबिट को बदलना नहीं चाहते। आदत है उनकी, आदत हो चुकी है। एग्जैक्टली, जब तक डर ना लगे वो एडिक्ट हो चुके हैं। यस। तो इसी तरीके के एडिक्शंस पर भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन चूंकि आप ENT स्पेशलिस्ट हैं, तो हम चाहेंगे कि हम थोड़ा क्लासिफाई तरीके से बात करें। हम सबसे पहले ईयर को लेकर अगर बात करते हैं, तो ईयर में किस किस तरह की समस्याएं लोगों के पास आमतौर पर आती हैं, और एक शायद समस्या जो लोगों में कई बार मुझे देखने को मिली है, वो कहते हैं कि साहब मुझे कुछ एक सनसनाहट सी आ रही है, या सुन्न सी आवाज आ रही है, जिसको शायद हम लोग टिनिटस बोलते हैं। ओके। और कई बार लोगों को जब सोते हैं जिस टाइम पे, उस समय उन्हें ऐसा फील होता है कि उनको हार्ट बीट सुनाई पड़ रही है, अपनी पल्स। ओके, तो ये सारी बीमारियां क्या हैं, और हम और किस तरीके से कान की बीमारियों को समझ सकते हैं जी। देखिए, कान को लेके स्टार्ट करेंगे तो हम लोग अगर गांव में जा रहे हैं, कम्युनिटी में जा रहे हैं, तो मोस्ट कॉमन है कि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, कान बह रहे हैं। हाँ, इसको हम लोग बोलते हैं CSOM। ओके। तो कान बहने को लोग इग्नोर करते हैं। भगवान ने एक पर्दा दिया था, बाहर से हवा अंदर नहीं जानी चाहिए, बट छेद हो गया, सालों साल चल रहा है, तो लोग समझते हैं सिर्फ कान बहता है। कान बहने के साथ साथ उसकी सुनने की क्षमता भी जा रही है, उसको दर्द भी हो रहा है जी। तो मोस्ट कॉमन बीमारी तो हो गई है आपका क्रोनिक सप्यूरेटिव ओटाइटिस मीडिया, कान बहना, CSOM। इसका इलाज तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जितना जल्दी हो सके। ओके। बारिश के मौसम में, जैसे मान लीजिए पेशेंट हमारा पहले से CSOM से ग्रसित था, उसको कान पहले से बहता था, बारिश में गंदा पानी और चला गया, ह्यूमिडिटी, उसको फंगस हो गया जी। उसको हमने बोला ओटोमाइकोसिस। ओके। 2 चीजें हो गई। तीसरा जो आपने बताया सनसनाहट आना, वो मोस्टली ओल्ड एज में जब आपको एग्जैक्टली, जैसे मान लीजिए किसी की हियरिंग कम हो रही है, एग्जैक्टली, तो हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ बाहर से आवाज नहीं आ रही, साउंड प्रूफिंग है यहाँ पे। आप 1 घंटे बैठेंगे तो आपके कान में कुछ आवाज आएगी। एग्जैक्टली। इसी प्रकार से अगर कोई बुजुर्ग है और उसको बाहर की आवाज आना बंद हो गई, मतलब उसका सुनाई देने की क्षमता कम हो रही, जो एज रिलेटेड है, तो उसको बाहर की आवाज तो कम आ रही है, अपने अंदर की आवाज ज्यादा आ रही है, सन। ओके। तो हम लोग उसमें आप हियरिंग एड लगा देंगे तो वो आराम करेगा। या फिर आपने बताया पल्सेटाइल टिनिटस, वो कई बीमारियों में है, ग्लोमस ट्यूमर एंड ऑल। इनमें क्या होता है, हमारी अपनी पल्स जो पल्पिटेशन भी अगर हो रहा है मुझे, तो कान में हमें सुनाई देता है। ओके। वो कई बीमारियों को इंडिकेट करता है। अच्छा, क्या वो ऐसे किसी पेशेंट में भी होता है जिनको सर्वाइकल हो? सर्वाइकल वाले में तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन लोगों को हेडेक अगर हो रहा है, अच्छा, उस समय माइग्रेन में, तो उनको लगता है यार कुछ अच्छा ऐसा है, ऐसा फील हो रहा है। ओके। अच्छा, कान को अक्सर मैंने देखा है कि कान जितना हमारा इम्पोर्टेंट अंग है जी, उतना ही हम इसको लेकर गैर जिम्मेदार रहते हैं, इग्नोर करते हैं, क्योंकि हम नहा रहे हैं, पानी जाता है, हम उसे ड्राई नहीं करते। कभी जरा सा भी अगर इचिंग हो रही है कान के अंदर, तो हम किसी भी तरीके का कोई आर्टिकल ले लेते हैं और उससे साफ करने लग जाते हैं। राइट। और बच्चों के साथ में अक्सर ऐसा होता है कि हम उनका कान चूंकि बहुत सेंसिटिव होता है, तो हम उसको टच नहीं करते। तो आपकी इसमें क्या राय है कि हमें बच्चों के साथ में और अपने जो वयस्क हैं उनको भी अपने कान की केयर किस तरीके से करनी चाहिए? जी, देखिए, कान में सबसे पहली बात तो ईयरबड का यूज आप ना करें, बिल्कुल ना करें। अगर आपको कभी गंदगी कान में यानी मैल यानी वैक्स अगर नजर आ रहा है, तब तो बिल्कुल ना करें, क्योंकि वो और अंदर जा रहा है, फंस रहा है। एग्जैक्टली। उसके बाद कान में पानी ना जाने दें। अगर कभी आपको लगता है कान में पानी चला गया नहाते समय, तो सिंपल एक ईयरबड को डालिए, सुखा के उसको हल्का सा उसको रिवॉल्व करें, हल्का करें, उसके अंदर उसमें पानी अब्सॉर्ब कर लेगा, आप हटा लेंगे, लेकिन डेली नहीं करना है। मतलब कभी कभार हो गया, आपको बहुत ज्यादा पानी स्विमिंग पूल का चला गया, निकाल लिया। उसके अलावा कान को साफ करने की आवश्यकता जनरली नहीं पड़ती है। ओके, बिल्कुल नहीं, वो इतना ऑटो इम्यून है। हाँ, पता लगा आपने उसको सफाई के चक्कर में और बाहर से इन्फेक्शन दे दी। ऐसा भी हो रहा है। गांव में जाएंगे, बच्चे हैं, इग्नोर की हम लोग इग्नोरेंस की बात कर रहे थे, तो इग्नोर कैसे करते हैं?
मतलब खेल रहे थे, चोट लग गई, कान में को चला के तीली डाल दी, हिल गया, बिल्कुल, पर्दा फट गया। अब परफोरेशन होने के बाद उसके अंदर से कान से मवाद आ रहा है, लोग सोचते हैं अभी ठीक हो जाएगा, छोटा बच्चा है, सबके होता है। एक ये भी तो ना, सबके हो जाता है, ठीक है हो जाएगा, चलो ठीक है, सही, ये मौसमी है, हो जाता है, बट ऐसा हो नहीं रहा है सही। ओके, इसमें आपकी कान की हेयरिंग सेल्स का जो है वो डैमेज हो रहा है। ओके, तो उसको हमें बहुत ध्यान रखना। कान अगर बहता है आपका, कुछ स्पेशली होता है ना कि कोई भी ड्रॉप मिल गई डाल लिया, किसी ने आंख की ड्रॉप भी डाल ली, वो भी नहीं करना है। आप स्पेशलिस्ट को दिखाएं जी, उसके बाद ही आप ड्रॉप यूज करें, क्योंकि आजकल फंगस का केस बढ़ रहा है। तो फंगस पता लगा उसने दे दिया, मॉइस्चर बहुत ज्यादा है, सिंपल ड्रॉप दे दिया, उसका फंगस उसमें और बढ़ गया। ठीक है, एंटी फंगल देना चाहिए। ओके, स्टेरॉइड ड्रॉप्स नहीं। तो मतलब ये भी है, हम अपने श्रोताओं को एक बात जरूर कहना चाहेंगे जो डॉक्टर साहब ने कही है। डॉक्टर मनोज शर्मा ENT स्पेशलिस्ट आज हमारे साथ में स्टूडियो में मौजूद हैं 88.4 मेगाहर्ट्ज रेडियो खीरी पर। और कोई भी ईयर ड्रॉप, अक्सर जैसे हम लोग आई ड्रॉप के साथ में करते हैं कि आंख में खुजली हुई तो हम जाके मेडिकल स्टोर से एक आई ड्रॉप ले लेते हैं और डाल लेते हैं, ऐसा ही अमूमन ईयर ड्रॉप के साथ भी लोग करते हैं। राइट। तो आपने कहा कि अगर मान लीजिए फंगस है तो एंटी फंगल जरूरी है, एंटी फंगल जरूरी है, लेकिन अगर वो फंगस नहीं है, किसी और कारण से है, और आप अगर ये ड्रॉप डाल रहे हैं और वो एंटी फंगल नहीं है तो वो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। फंगस आ सकता है। पता है, स्टेरॉइड ड्रॉप दे दिया तो फंगस को ग्रो कर देगा। ओके, तो आजकल के मौसम में लगभग 3 से 4 महीने तो हमें बहुत ध्यान रखना। अच्छा, कोई ऐसा कॉमन ईयर ड्रॉप है जो हम कान के लिए नहीं रोजाना लेकिन समय समय पर, या जैसे क्वार्टरली ही है कि आप क्वार्टरली थोड़ा सा डाल लीजिए तो कान आपका सुरक्षित रहेगा, कोई ऐसा? ऐसा नहीं कह सकते आप, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि कभी कभी ये होता है ना कि प्रॉब्लम कुछ थी, हमने डाल दिया तो वो घट भी जा सकती है, अच्छा, बढ़ भी सकती है। तो अच्छा, मुझे लगता है ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। बट ये है कि अगर आपको कान में वैक्स दिखाई दे रहा है तो आप डी वैक्स, ओडी वैक्स के ड्रॉप अस्पताल से, सरकारी अस्पताल से ला के डाल सकते हैं, जो कि निःशुल्क में मिल जाएंगे। हाँ, आराम से मिल जाएंगे। ठीक है। अच्छा, एक चीज और भी है, कान में अक्सर हमारे जो पुराने लोग रहे हैं, बूढ़े बुजुर्ग, वो हमें कहते थे, सलाह देते थे कि सरसों का तेल थोड़ा सा डाल सकते हैं। तो क्या ये ठीक है इसका करना, ऐसा यूज? इसका करना सर ऐसा ना, एक्चुअली आप इसको ज्यादा ना यूज करें। वैक्स है अगर तो आप हल्का फुल्का डाल सकते हैं, अगर ज्यादा डालने हैबिचुअल है तो आपको फंगस का ग्रोथ हो सकता है। ओके, वैसे भी कान ड्राई होना चाहिए अंदर से? अंदर से ड्राई होना चाहिए, बिल्कुल। हाँ। मान लीजिए किसी को वैक्स है जी, तो साफ किया आपने कान, साफ करने के बाद थोड़े दिन, 2-4 दिन ड्रॉप्स डालने के बाद ऑटोमेटिक जो हमारी बॉडी है उसके रेमिनेंट्स को धीरे धीरे माइग्रेशन के द्वारा सारे पार्टिकल्स को बाहर ही निकालती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कान में कुछ रहेगा नहीं। अच्छा, मैंने ये चीज फील की है, जैसे वैक्स भी कुछ देर में ड्राई होके वो अपने आप ही बाहर आता है। ये आप सही कह रहे हैं। ये चीज होता है। कई बार ऐसा होता है कि हम नहीं भी निकाल रहे हैं लेकिन वो थोड़ा सा बड़ा आपने ऐसे किया तो हाँ, वो थोड़ा सा आ गया। ओके। अब इसमें मान लीजिए कोई इसको साफ कर रहा है, हैबिचुअल है, तो वो ईयरबड से आने की जगह उसको पुश ही तो कर रहा है। अच्छा, एक्यूमुलेट हो रहा है अंदर। लगभग जैसे ईयरबड आती हैं, जो उनका शेप या जो उनका साइज होता है या जो उनकी लेंथ होती है, क्या कान के पर्दे तक वो लेंथ पहुंच सकती है बहुत इजीली? बहुत इजीली। ओके, तो उससे बचना चाहिए। हमारे पास कान के 2 पार्ट्स हैं। ओके। तो पर्दा सबसे अंदर है, अगर हम मतलब नॉर्मल बात करें। और कितना सेंसिटिव होता है ये पर्दा? बहुत हाईली सेंसिटिव। हाईली सेंसिटिव। टच किया तुरंत पेन। ओह, फट भी सकता है। आप समझिए उसकी जो उसका थिकनेस है वो मिलीमीटर से भी कम है, मतलब बहुत मिनिमम है। और अगर आपने उसको सफाई करने की कोशिश की तो बाहर का जो पान है, जो कान हिलता है बाहर का, उसको आप कर सकते हैं। जिसमें बाल होते हैं छोटे छोटे, जी बिल्कुल, आप उसको कर सकते हैं। उसके अंदर मत करिए। आउटर सेल आप कर लीजिए, आउटर पार्ट कर लीजिए, आउटर पार्ट आप कर लीजिए, इनर वाला मत करिए। बहुत ज्यादा इनर पार्ट पर जाने में आपको प्रॉब्लम हो, क्योंकि अंदर बोन से बना हुआ है, उसके अंदर रास्ता नहीं है। कार्टिलेज वाला पार्ट आपका हिल जाता है, आप हिला सकते हो, साफ कर सकते हो, और अंदर नहीं जाना है। ठीक है। और कभी भी नहाना है, अगर मान लीजिए आपके पास, आपको पता है मेरे कान के पर्दे में सुराख है, पहले से पता है, तो आप नहाते समय कॉटन लगा लें। बट कॉटन में भी ना एक साफ कॉटन लीजिए जी, और वैसलीन ओके उसको लगा के तब लगाइए। अच्छा, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो हमारे जो ये वैसलीन या क्रीम्स है ना, वो वाटर को रिपेल करती है। ओके, उस पे पानी पड़ेगा तो अंदर नहीं जाएगा। ठीक है, उसको बाहर ही वो फेंकेंगे। बाहर ही फेंकेंगे। ठीक है, ये कर सकते हैं। ठीक है। और बाकी अगर ऐसी कोई समस्या आज के मौसम में आ रही है तो हम लोग
ऑलवेज अवेलेबल आप है, मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बिल्कुल। डॉक्टर साहब खुद मौजूद हैं। अगर आपको लगता है कि कोई कान की समस्या आपको है या आपके जी। घर में किसी को है तो आप लोग खुद डॉक्टर मत बनिए। बिल्कुल बिल्कुल। अपनी सेहत सही रखनी है तो आपको ये जरूरी है कि आप जाकर हॉस्पिटल में या उससे स्पेशलिस्ट जुड़े हुए जो लोग हैं उन्हें दिखाएं, ताकि आपकी वो बीमारी जो आपको लग रहा है कि बढ़ रही है उसको आप वहीं पर रोक सकें, उसकी केयर कर सकें। ईएनटी स्पेशलिस्ट आप हैं, इसलिए हम लोगों ने पहले ईयर की बात की, अब हम बात करते हैं नोज की। अक्सर साइनटाइज जो साइनस हमारा है वो या ब्रोंकाइटिस है, ये इस तरीके की दिक्कतें देखने को मिलती हैं। और आम तौर पर जो लोग बहुत ज्यादा बोलने वाला काम करते हैं, मैंने देखा है, क्योंकि मैं भी बोलने वाला काम करता हूं, तो मैंने देखा है कि यहाँ पे हम लोगों को कुछ प्रॉब्लम सी एक फील होती है कि नाक की जो हड्डी है उसका कुछ एक्सपेंशन हो जाना या रात में स्नोरिंग होना। तो इस टाइप से ये क्या एक आम चीज है या ये वाकई में आगे आने वाले समय के लिए खतरनाक भी है? देखिए, हम लोग स्टार्ट तो कर सकते हैं इस बात को नाक से, बट आपने एक बीच में बहुत बड़ी बात बताई कि जो लोग ज्यादा बोलते हैं जी, तो ज्यादा बोलने वाले में एक तो आप हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। बाय प्रोफेशन मैं ज्यादा बोलता हूँ, पर्सनली नहीं। प्रोफेशनल वॉइस यूजर्स एग्जैक्टली, लाइक सिंगर, टीचर्स, और एक या कोई भी वोकलिस्ट है Yes. या कोई भी स्पोक्स पर्सन हैं जो बहुत ज्यादा जिन्हें बोलना है जी। तो उनके लिए क्या है ना, एक्चुअली जब काफी आप बुक्स पढ़ेंगे पहले पता चलेगा हमारे पास कुछ बीमारियां, उनका नाम ही ऐसा हो गया, टीचर्स नोड्यूल, ओह, वोकल नोड्यूल। ओके। जो हमारा वोकल कॉर्ड है वो जब एक ही जगह पे बार बार टकराता है, तो जैसे यहाँ पे आप बार बार कहीं टच करेंगे तो सूजन आएगी, Exactly. उसी जगह पे फाइब्रोसिस होकर के नोड्यूल्स बन रहे हैं, ओके उसका नाम ही है वोकल नोड्यूल। ओके। तो हमें करना क्या है उसमें, जब भी बोले तो आप नॉर्मल बोले जैसे आप बोल रहे हैं, फिर नहीं बोलना है तो फिर नहीं बोलना है, ये धीमे बोलना, कम बोलना ये ना करें, फुल वॉइस यूज करें और वॉइस का रेस्ट भी करें। ठीक है, जितनी देर आप यूज किया उसके बाद आप रेस्ट भी करें। ठीक है। और नाक से शुरुआत करेंगे तो आजकल बहुत कॉमन है एलर्जी, मौसम चेंज हो रहा है, लोगों को छींक आ रही है, नाक बह रही है, तो मैं फोकस करूंगा एलर्जिक राइनाइटिस पे। ओके। पेशेंट गांव का है, बाइक से रोज आता जाता है, और कुछ मौसम ऐसे आए उसमें, कुछ मौसम में हमारे फ्लावर्स के पॉलेंस भी होते हैं बसंत के मौसम में, तो क्या हो, उनको छींक बढ़ गई, तो उसको ठीक करने के लिए हमारे पास थोड़ी सी मेडिसिन है, एंटी एलर्जिक्स, हम थोड़ी सी मेडिसिन खाएंगे, उसके एपिसोड को आगे ना बढ़ने दें, शुरुआत में ही कैच करें तो वो शायद आगे प्रॉब्लम ना बढ़े। नहीं तो ये एंटी एलर्जिक जो मेडिसिन हैं, हाँ, जैसे हाँ, बहुत सारी जिसमें मोन्टेलोकास्ट है या फेक्सोफेनाडिन है, हाँ, ये इस तरीके का कंपाउंड जो है वो अमूमन लोग खाते हैं। हाँ। तो क्या ये नोज के लिए भी और बाकी सारी एलर्जीज के लिए ही? हाँ, ये जनरलाइज्ड है। एक्चुअली क्या होता है ना, जैसे आपने बताया कि मेरे को नाक में छींक आ रही है, नाक से पानी आ रहा है, वाटरी डिस्चार्ज है, आंखों में खुजली होने लगी नाक की वजह से, हाँ, ऐसे एग्जैक्टली, तो जनरल बॉडी में टेंडेंसी है एलर्जी की। तो मुझे ऐसा है, हाँ, अच्छा, मैं पर्सनल एक केस हिस्ट्री अगर अपनी भी लेके देखूं, तो मुझे जैसे कई बार ऐसा होता है कि छींक आती है तो लगातार मुझे कम से कम 20-25 बार आने लग जाएगी, और फिर वो बंद हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि फिर वो लगातार आ रही है, बट वो आएगी तो एक बार में वो कम से कम 20 टाइम्स या 25 टाइम्स आती ही है। यही एलर्जी का सिम्टम है, एलर्जिक राइनाइटिस। ओके। और ज्यादातर अगर मौसम चेंज होने पे ऐसा हो रहा है तो आप कोशिश करें कि शुरुआत में ही इसको टैकल करें। ठीक है। क्योंकि कुछ दवाइयां हैं जिसमें नींद आती है, सिडेटिव, तो हम लोग क्लासिफाई करते हैं। ठीक है। पेशेंट ओल्ड एज है, नींद उसको वैसे भी कम आती होगी जी, तो हमने कहा लीवोसेट्रिजिन है, सेट्रिजिन, बिल्कुल, वो तो कॉमन, बहुत ही कॉमन है घरों में। बिल्कुल। फिर अगर कोई स्कूल जाने वाला बच्चा है, स्कूल में एग्जाम हो रहा है, आपको बाइक चला के आना है, कार चला के आना है जी, तो हम कोशिश करेंगे नॉन सेडेटिव दें, इसमें फेक्सोफेनाडिन। इसी प्रकार से हम लोग क्लासिफाई करके दवाइयां देते हैं। क्या पता चला उसको ड्राउजीनेस ना होने लग जाए, राइट, पता लगा उसको गाड़ी चला रहे नींद आ रही है, ये भी ध्यान रखना है। बिल्कुल। और बाकी साइनस की बात हमने करी, तो साइनोसाइटिस तो एक बीमारी है, क्रॉनिक है, लंबे समय तक चलती है। लोग कहते हैं सर्जरी कराना चाहिए, बट मेरी राय में
ये एक मेडिकल बीमारी है। इसमें अच्छा, इसके सिम्टम क्या हैं बेसिकली? सिम्टम जैसे आप बैठे हुए थे, हाँ, तो सुबह उठे तो आपको नाक के पीछे बलगम आ रहा है। ओके, ऐसे करते हैं, हाँ, पीछे बलगम आ जाता है, आपने थूक दिया, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट नेजल ड्रिप। ठीक है, पोस्ट नेजल ड्रिप एक अच्छा मतलब एक कॉमन सिम्टम है साइनोसाइटिस के लिए। ओके। उसके बाद एलर्जी आपने बताया। एलर्जी का जब टाइम ड्यूरेशन ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जब एलर्जी होती है ना तो हमारे जो नाक की जो म्यूकोजा है, जो खाल है, वो सूजन आ जाती है जी, हवा पूरे नाक में नहीं पहुंच पाती। जो चीज सूखनी चाहिए थी, साइनस में जो सिक्रीशंस आते हैं वो ड्राई नहीं हो रहे हैं, तो वो एक्यूमुलेट हो गए। ओके, तो फिर पॉलिप बन गया, दिक्कत होने लगी। तो आपको अगर नाक से हवा कम आ रही है तो आपको आना चाहिए। कुछ उसके एपरेटस भी आते हैं जो लगाते हैं लोग नोज में। हाँ, कुछ मैंने देखे हैं एज अ नोज पेन। हाँ, यस, मैकेनिकल है वो हमारा जो नेजल वॉल्व का एरिया उसको ओपन कर देते जी। अच्छा, मैं भी अगर देखूं ना, अगर मैं अपनी नोज को इस तरीके से ऊपर की तरफ पुश करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मैं ब्रीदिंग अच्छी ले पाता हूँ, क्योंकि जो ये एरिया है ना, हाँ, दिस इज नेजल वॉल्व। हाँ, आप ऐसे करें, हाँ, अच्छा, तो ये खुल रहा है, तो ये, हाँ, तो नेजल वॉल्व इज द नैरोएस्ट एरिया। पूरे नाक में नेजल वॉल्व ही ऐसा एरिया सबसे नैरो है। हाँ, उसको बढ़ाने के लिए कुछ मैकेनिकल डिवाइसेस आ गए हैं, बट वो मेडिकली रिकमेंडेड तो नहीं है। बट हाँ, लोग देते हैं, इस पे चिपका देते हैं, तो उसको ओपन थोड़ा सा ओपन कर देते हैं। हाँ। और इसकी वजह से पेशेंट्स को ये खराटे आना, अच्छा, OSA, क्योंकि पता लगा उसकी नाक बंद है, तो पहली बात तो यहाँ से खराटे आ सकते हैं, या उसका वजन ज्यादा है। अच्छा, खराटे आमतौर पर बहुत, मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि वंस इन अ वाइल किसी को आता है या 1 in a million किसी को आता है। हाँ। औसतन लोगों को देखने को मिलता है कि खराटे मार रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके बगल में अगर आप सो गए, हाँ, तो खराटे इतनी तेज है कि आप सो भी नहीं सकते। तो क्या ये एक बहुत बड़ी बीमारी का संकेत है? हाँ, या ये एक बहुत नॉर्मल शरीर की एक ऐसी अवस्था है कि हाँ ठीक है, खराटे आ रहे हैं? इसको नॉर्मल तो नहीं कह सकते, नहीं कह सकते, क्योंकि देखिए टेंडेंसी हमारी खराटे की तो बढ़ रही है। लोग कहते हैं, इसके बारे में आप नहीं जान पाएंगे, घर वाले जान पाएंगे। हाँ, वाइफ्स आती हैं, बिल्कुल, अक्सर हस्बैंड कहते हैं यार मुझे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हाँ, मैं तो सो गया यार। अब उसकी वाइफ परेशान डॉक्टर के सामने, सर डॉक्टर साहब आप देखो क्या होना है, तो बोलता मुझे क्या हुआ। हाँ, सही बात है। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, सोशल प्रॉब्लम। हाँ, अब ये बढ़ क्यों रहा है? हाँ, बाहर का खाना खा रहे हैं, ओके, वजन बढ़ रहा है, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, चेयर पे बैठे हुए हैं, ओबेसिटी बढ़ रही है, BMI बढ़ रहा है, तो आपको जो है ओबेसिटी की वजह से जो भी ये आपका फेरेंजियल एयरवेज है, इसमें जो कोलैप्स है वो ज्यादा हो रहा है और आपको खराटे ज्यादा आ रहे हैं। शायद वजन कम करने से ये प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगी। अच्छा, कम हो जानी चाहिए, होती भी है। ओके, हम लोग भी एडवाइस करते हैं। कई बार लोग करवट चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा फर्क पड़ता है कुछ समय के लिए। हाँ, कुछ समय के लिए, क्योंकि जो हमारा जो माउथ के अंदर मसल्स है वो रिलैक्स हो जाती है। आप जब चेंज करते हो ना, तो उसका जो फड़फड़ाना है वो मतलब जब हम जो इनहेल एक्सहेल कर रहे हैं उसके ऊपर पर्दे के जैसे फड़फड़ा रहा है। ओके, तो ये एक प्रॉब्लम है और इसको कम करने के लिए सर्जरीज भी हैं, बट सबसे बेस्ट टू बेस्ट है आप वजन कम करिए। ओके, ठीक है। नाक के लिए आप कौन सी ऐसी बात है जो हमारे श्रोताओं को बताना चाहेंगे स्पेसिफिकली, ताकि हम उसकी एक कॉमन केयर कर सकें? अभी देखिए, हम लोगों ने कुछ दिन पहले देखा था, कोविड आया था, मास्क का यूज बढ़ गया था। तो मैं ये कहना चाहूंगा, जब भी आपको एलर्जी जैसी कोई समस्या लगे, मास्क का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें। बिल्कुल, पोल्यूशन ज्यादा है, AQI बहुत खराब है। बिल्कुल, बाइक चलाते समय, साइकिल चलाते समय, और स्पेशली जो गांव के लोग हैं, खेत में जाते समय, कटाई हो रही है फसल की, हो सके तो मास्क लगाएं। ठीक है, हो सके तो। हाँ, लेकिन चूंकि मेहनत का काम है तो वो सांस में प्रॉब्लम, बिल्कुल, बहुत ज्यादा कर भी नहीं पाते हैं। जितना कर सकते हैं उतना करें। खैर, तो बात आज ENT की ही हो रही है। हमने कान की भी बात कर ली, नाक की भी बात कर ली, और अब बात करेंगे गले की। दोस्तों, गला आपका ऐसा होता है अंग जो बहुत जरूरी है। हालांकि सारे ही अंग अपनी अपनी उनकी विशेषताएं हैं, लेकिन कान से आप सुनते हैं, गले से आप कहीं ना कहीं अपनी बात को कह पाते हैं। अगर आपका गला साफ नहीं होता है, कई बार खराश होती है, तो बोलने में भी दिक्कत आती है। लेकिन ऐसा होता क्यों है और इसकी केयर हम कैसे करें, ये भी डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहेंगे। हमारे पास कुछ पेशेंट्स बढ़ते हैं जी, स्पेशली अगर हम बात करें होली के मौसम में, हाँ, दिवाली में। ओके, स्मोक है या कलर है? हाँ, स्मोक है, कलर है। होली में हमारा खान पान ही बिगड़ जाता है, तेल ज्यादा खा रहे हैं, पेट सही नहीं रह रहा है,
तो एक हिडन चीज है जो हम लोग उसको मानते नहीं है। अच्छा। हमारे पेट में जो गैस है, ओके, उसका रिफ्लक्स जब होता है तो वो गले में उसके फ्यूम्स आते हैं, उसकी खुशबू आती है, उसमें एसिड के पार्टिकल्स आते हैं। उस वजह से हमारे गले की म्यूकोजा या जो खाल है उसमें जो सूजन आती है, उसकी वजह से लोगों को आवाज में परिवर्तन, गले में कुछ फंसा लगना और लगता है गले में रखा हुआ है, ग्लोबल सेंसेशन। तो ये एक कॉमन प्रॉब्लम अभी हम लोग उसको बहुत अच्छे से फेस कर रहे हैं और उसको डील भी कर रहे हैं। अच्छा, एक बात क्या आपने भी फील की है, क्योंकि चूंकि मैंने कहा कि मेरा काम बोलने का है, और बिफोर कोविड और आफ्टर कोविड जो मैंने फील किया है, बिकॉज मैं भी कोविड-19 में सर्विस दे रहा था, कोविड हुआ मुझे, मैं क्वारंटाइन हुआ, मैं सही हुआ, लेकिन उससे पहले जो मेरा थ्रोट या वोकल कॉर्ड था उसमें इन्फेक्शन होने का जो रेट था या जो रेशियो था वो अब ज्यादा हो गया, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ चुकी है। क्या ऐसा आपको लगता है या ये मेरा भ्रम है? मुझे लगता है लोगों ने ध्यान देना शुरू कर दिया है। अच्छा, पहले ध्यान ही नहीं, पहले छोटी मोटी बातों को हम लोग इग्नोर कर लेते थे, अरे क्या हुआ तो ठीक है। बट मैं इस बात को ज्यादा मानता हूँ, जो रिफ्लेक्स है वो ज्यादा बढ़ रहा है। लोगों का खान पान, सोने का टाइम, नींद पूरी नहीं है, पोजीशन सही नहीं है, इसका भी गले पर असर पड़ता है। जब आपको रिफ्लेक्स होगा, एसिड गले में आएगा, आप खुद इमेजिन करें कि आपको छोटा सा एसिड हो घर में, हार्पिक है, कुछ भी व्हाटएवर, अगर आपके स्किन पे लगता है, स्किन आपकी तुरंत बिल्कुल समझिए हमारे पेट में कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर वो रिफ्लक्स हो रहा है तो हमारे गले में जरूर उसका असर आ रहा है। बिल्कुल, हमको इससे बचने के लिए टाइम से खाना खाना है, 6 बजे 7 बजे, डाइजेशन अच्छा होना चाहिए, और प्रॉपर स्लीप होनी चाहिए, पानी ज्यादा पीना चाहिए, और कोई दिक्कत हो तो दिखाना तो जरूर है। कई बार लगता है कि इसोफेगस जो हमारा है उसमें एसिडिक हो रहा है, बर्निंग लग रही है। बर्निंग लग रही है। राइट। तो क्या वो भी एक कारण है कि वो वहां से फूड पाइप हमारी जो जा रही है पूरी, वो गले पे हमें कहीं ना कहीं उसका प्रभाव, उसी का प्रभाव सबसे ज्यादा है। वो रिफ्लक्स हमें जलन के रूप में महसूस होता है, और गले में क्रॉनिकली बहुत दिनों तक होता ही रहता है। तो लोग कहते हैं मेरे गले में कुछ रखा हुआ है, लग रहा है कुछ फंस रहा है यार। अच्छा, खराश बहुत रहती है। यस, ये है, यही समस्या। इसको हम लोग मोस्टली मानते हैं एसिडिटी से, अच्छा, कॉन्स्टिपेशन से, ठीक है, उसके बाद मौसम चेंज होने पे, या एलर्जी जो है, या फिर इन्फेक्शन है, वो लास्ट मानते हैं। अच्छा, इन्फेक्शन तो हमें दिख ही जा रहा है, पेशेंट आ रहा है, हमने गला देखा, रेडनेस है, वो हम समझ गए कि दवा दे दी, वो तो ठीक हो गया। जो 6 महीने से नहीं ठीक हो रहा है, लगातार बना हुआ है, तो उस प्रॉब्लम को हम लोग एंटीबायोटिक से नहीं ठीक कर सकते। तो वो क्या आगे जाकर कहीं थ्रोट कैंसर का रूप भी ले सकता है? कैंसर का नहीं, बट हाँ, वोकल कॉर्ड पॉलिप्स या वोकल कॉर्ड में प्रॉब्लम्स, एपिग्लोटाइटिस, कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे, बट कैंसर में इसका रोल ऐसा कुछ नहीं है। कैंसर के लिए तो मोस्ट कॉमन वही है अपना माउथ ओरल कैंसर के लिए पान मसाला गुटखा और स्मोकिंग, ये सब। ठीक है, जो आपके सीधे लंग्स को इफेक्ट कर रहा है, आपकी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है आपको उसको अफेक्ट कर रहा है। लेकिन जहां तक बात हमने देखी है कि अक्सर गला खराब होता है तो दवा के तौर पर लोग अजिथ्रोमाइसिन वगैरह ले लेते हैं, कॉमनली। तो क्या ये ठीक है, या इस तरीके की दवाएं लेने की हैबिट ठीक है? अभी मैंने कोविड के बाद देखा है इस चीज को जी। इस तरीके की दवा एक तो नहीं लेनी चाहिए, इससे हमारे बॉडी में एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। अच्छा, हमारी बॉडी में जो एजिथ्रोमाइसिन पहले काम करती थी, वो नहीं कर रही है। हाँ, सही। अब हमारे पास वापस आ रही है, डॉक्टर साहब मैंने तो 3 दिन 5 दिन एजिथ्रोमाइसिन खा लिया है, हाँ, लेकिन कोई असर नहीं, क्योंकि बॉडी पे उसका रेजिस्टेंस का असर आना शुरू हुआ है। लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। मींस जो मैंने कहा था कि कोविड के बाद का सिम्टम है, या उसका इफेक्ट है, कुछ है। एक्चुअली लोगों ने सेल्फ मेडिकेशन पे ज्यादा बिलीव कर लिया, गूगल हो गया, हाँ, दवा पहले ही खा ली, वो उतना करके ही आ रहे जितना हम लोग पहले करके देते थे। या हो सकता है कि एक स्पेशलिस्ट आपको अलग अलग तरीके की दवाओं का कुछ कंपाउंड बना के देता, जो एक दूसरे के साथ में कोप अप करके आपको सही करती, लेकिन आपने एक दवा ली, एक ही दवा पे बिलीव किया, और जरूरी नहीं कि हर जगह पे वही दवा काम करे। बीमारी पे डिपेंड करता है। बीमारी सही आपने डायग्नोज नहीं करी तो आपका दवा काम नहीं करेगी, और मोस्टली एजिथ्रोमाइसिन तो लोग खा के आ ही रहे हैं। अच्छा, विटामिन सी भी बहुत फायदा करता है क्या गले को? सही बताया आपने, विटामिन सी एंड विटामिन B12 का बहुत बड़ा रोल है। बहुत बड़ा रोल है। B12 हमारा म्यूकोजल इंटीग्रिटी को मेंटेन करता है, विटामिन सी भी। तो मतलब विटामिन B12 में डेफिशिएंसी होने पे आपको ओरल कैविटी में अल्सर्स,
स्टोमेटाइटिस या गिल्टियां हो जाना, छाले हो जाना, ये समस्या विटामिन B12 के डेफिशिएंसी में आती है। और अगर कोई ऐसा छाला जो ठीक नहीं हो रहा है, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने, तो उसको तो जरूर दिखाना है, क्योंकि आपका जो प्रेवलेंस है बहुत ज्यादा है ओरल कैंसर का। तत्काल डॉक्टर को दिखाएं और उसके ऊपर जरूर एक्शन। अच्छा, कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनको छाले की समस्या बहुत जन्मजात बनी रहती है, होते हैं, ठीक हो जाते हैं, बट फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, तो क्या ये उनके लिए कोई ऐसा संकेत है? उनके लिए क्या ना, उनके लिए मोस्टली हम लोग देखते हैं एप्थस अल्सर बोलते हैं इसको। अच्छा। तो ऑटो इम्यून है, हमारा बॉडी का रिएक्शन है, रिस्पॉन्स है, वो तो कभी कभी आएंगे चले जाएंगे, कुछ लोगों को ज्यादा है, कुछ लोगों को कम है। साथ में इसका जो एड ऑन है वो है विटामिन की डेफिशिएंसी, मल्टीविटामिन डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए। अच्छा। जैसे आपने स्टार्ट किया ना विटामिन B12, बिल्कुल, इसका बड़ा रोल है, ये जरूर लेना चाहिए। जरूर। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो कोशिश करें इंजेक्टेबल लें। ओके। नॉन वेज है तो उनको मिल ही जाता है खाने में। ठीक है। नहीं तो टैबलेट उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है? टैबलेट इफेक्टिव है, लेकिन उससे ज्यादा इमीडिएट जो इफेक्ट आपका करेगा वो करेगा इंजेक्टेबल। ओके, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए? मुझे लग रहा है अगर आपको ऐसा विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है तो हम लोग ऑल्टरनेट डे पे 3 या 5 इंजेक्शन लगवाते हैं। ऑल्टरनेट डेज पे? हाँ, 3 या 5। उसके बाद मंथ में करके 6 महीने तक। अच्छा, तो ये डेफिशिएंसी हम कैसे पहचाने? क्या क्या ऐसा हो कि हाँ, जैसे कई बार लोग कहते हैं कि आपके अंदर अगर बहुत सुस्ती आ रही है तो भी, या बहुत आप लेजीनेस फील कर रहे हैं तो भी इसका मतलब विटामिन B12 की कमी है आपके अंदर, ऐसा? B12 का तो बहुत बड़ा फैक्टर है, कई चीजों में है, लेकिन हम लोग अगर ओरल कैविटी में बात करें, मुंह में, तो हम देखते हैं बहुत से पेशेंट्स हैं जो आए, उन्होंने कहा मेरा गल मतलब यहाँ पे कट गया है। अच्छा। लिप्स के साइड में कट जाता है, ठीक ही नहीं हो रहा है। वैसलीन लगा रहे हैं, बोरोप्लस लगा रहे हैं, लेकिन ठीक नहीं हो रहा है। मुंह में छाले हैं, खाना खा रहे हैं हम, सब्जी लग रही है, ठीक ही नहीं हो रहा, छाले सही नहीं हो रहे। आप डेफिशिएंसी टेस्ट करवाइए, आपको जरूर विटामिन B12 की कमी मिलेगी। ओके। सबसे अच्छा टेस्ट है CBC। ओके। ब्लड काउंट, टोटल ब्लड काउंट जो है। अगर आपने कंप्लीट ब्लड काउंट करवा लिया तो आपको हीमोग्लोबिन और जो उसका RBC का साइज है, ये सब चीजें सामने आएंगी, तो हमको पता चल जाएगा कि B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है। अच्छा। B12 की डेफिशिएंसी एनीमिया भी कॉज कराती है। ओके, एनीमिक हो सकते हैं आप। ओके। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, उसमें जो RBC का साइज है बड़ा हो जाता है। अच्छा। और जब आयरन डेफिशिएंसी होती है तो ये एनीमिया का जो सिम्टम बताया आपने, ये मेल फीमेल दोनों में हो सकता है? दोनों में हो सकता है। खाने का खान पान अच्छा नहीं है, B12 का एब्जॉर्प्शन ही नहीं हो रहा अच्छे से, और इग्नोर कर रहे हैं आप चीजों को, आप नॉनवेज नहीं खाते हैं और आपको डेफिशिएंसी पहले से है, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। सबसे इजीली दिख जाता है, एंगुलर किलोसिस बोलते हैं इसको, यहाँ पे साइड में कटा हुआ है। अच्छा। जीभ के किनारे, सॉरी इसमें लिप्स के किनारे। इसको तो पक्का आप टेस्ट करिए, या फिर आप बिना टेस्ट करे, अगर किसी को है तो। बिल्कुल। ओके। या बिना टेस्ट करे भी अगर आपने B12 दे दिया तो वो काम करेगा। अच्छा। एनीमिया होगा उसको। और किस तरीके की सिम्टम्स फील हो सकते हैं? बाकी तो जैसे कि B12 का बड़ा रोल होता है नर्व्स के कंडक्शन में, नसों में। चक्कर आ रहे हैं, बार बार ऐसे चक्कर खा के आदमी सो जा रहा है। ओके। और सनसनाहट है बॉडी में हल्की कहीं भी किसी पार्ट में, जैसे मान लीजिए डायबिटिक्स भी है, उसमें कमी हो गई तो फिर हमारे फुट्स में सेंसेशन का लॉस हो रहा है। ठीक है। तो B12 का बड़ा रोल है। ओके। तो कुल मिलाकर हम जो समझ पा रहे हैं जी, गले से जुड़ा हुआ जो विकार है उसमें विटामिन B12 का भी बहुत बड़ा रोल है। ओरल कैविटी में, ओरल कैविटी में, मुंह के लिए अगर B12 का बड़ा रोल है। ठीक है। और समय से इसको अगर आप पहचान करके इसका इलाज कर लेते हैं तो ज्यादा बेहतर है। अदरवाइज कितना ज्यादा घातक है? घातक तो इस प्रकार से है कि न्यूरोपैथी भी करा सकता है। ओके। नसों का प्रॉब्लम आ सकता है आपको। मतलब डायबिटिक न्यूरोपैथी भी हो सकती है इसमें? डायबिटिक होगा तो डायबिटिक के साथ आ जाएगा। ओके। डायबिटिक के साथ और तेजी से बढ़ जाएगा इसको। ये प्रॉब्लम बढ़ेगी। ओके। इग्नोर करते हैं लोग तो डेफिशिएंसीज और बढ़ेंगी। मल्टीविटामिन डेफिशिएंसी, एनीमिया तो अपने आप में घातक है। ठीक है। सांस फूल रही है, फीमेल्स को
ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, अपना बिल्कुल। खाना पीना भी नहीं खा रहे, सोचा ठीक है सब सही हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हीमोग्लोबिन डाउन है, बिल्कुल डाउन है, हाँ, पेल हो रहा है, सफेद हो रहा है हाँ, बिल्कुल आंखें, हाँ, बिल्कुल। अस्पताल ही नहीं, और इस बीच कहीं प्रेगनेंसी हो गई, हाँ, तब तो और ही ज्यादा तो बड़ी दिक्कत। बिल्कुल सही तो बात जो है। प्रेगनेंसी एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल चीज है उसको बीमारी में कन्वर्ट, तो लोग समझते हैं अरे बीमारी है, कैसे करेक्ट सॉल्व करेक्ट करें करेक्ट इसको। करेक्ट। और गले के लिए स्टार्ट जब हमने किया था तो हमने पाया था जो हमारा एसिड का रिफ्लक्स है ये बहुत इम्पोर्टेंट, एसिडिटी नहीं होना है, इसको ही बचाना है। एसिडिटी आपको ना हो, इसके लिए आप अपने पेट का पूरा ख्याल रखें, खाने पीने पे टाइम ध्यान से रखें। खाना खाएं, हाँ, ताकि वो 2-4 घंटे में चूंकि डाइजेस्ट होगा आपका, तो उतना टाइम आपको मिले कि आपकी एक मील से दूसरी मील के बीच में इतना अंतर भी होना चाहिए। और रात में आपकी स्लीप तो इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आपका जो बॉडी है ना उसको रिलैक्सेशन, उसका जो पूरा सिस्टम है ओके, उसको टाइम दें आप। ओके, अब दिन भर भी काम कर रहे हैं, रात Right. में भी काम कर रहे हैं, Right. आप कंप्यूटर चला रहे हैं, तो थोड़ा इस पे ध्यान दीजिए। चलिए तो डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि आज हमारी चर्चा, अब देखिए, ये तो नहीं कहेंगे कि सारी समूची चर्चा हम लोगों ने कर ली, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है आपके तीनों विधाओं का, चाहे वो ENT में हम E और N और T की बात कर लें जी, लेकिन जितना भी हम लोगों ने चर्चा के बीच में रखने की कोशिश की है अपनी बातों को, वो हमारे श्रोताओं को बहुत पसंद आएगी, उनको लाभ भी पहुंचाएगी। तो मैं चाहूंगा कि चलते चलते हमारे रेडियो खीरी के जो श्रोता हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे, ENT से जुड़ी कोई ऐसी बात जिसको लेकर वो ज्यादा फोकस रखें। अभी तो ये कहना चाहेंगे कि बारिश का मौसम है, जी। बहुत ध्यान रखें। अगर आपके कान में दर्द है, अगर आपका कान पहले से बह रहा था तो स्पेशली आपको बहुत ध्यान देना है, कान में पानी ना जाने दें। ठीक है। और अगर आपके कान में दर्द हो रहा है तुरंत आके डॉक्टर को दिखाएं। तो मतलब फंगस का तो ध्यान बहुत ज्यादा रखना है इसमें। ठीक है। और किसी प्रकार से सफाई करने की कोशिश ना करें। ठीक है। आप उपचार खुद ना करें, डॉक्टर खुद ना बने, डॉक्टर्स आपके लिए ऑलरेडी हैं, आप वहां तक जाएं। और सरकारी अस्पताल में भी अगर आप जाते हैं तो बहुत ही नॉमिनल पर्चा बनता है, 1 रुपए का पर्चा बनता है, सारा इलाज फ्री है। सारा इलाज फ्री है और आपको कहीं पर भटकने की जरूरत नहीं है। चाहे आप आरोग्य मंदिर से लेकर मेडिकल कॉलेज तक जाएं तो कई सारे स्तरों पर अलग अलग चिकित्सालय बने हुए हैं जहां पर आप जाकर अपना उपचार करवा सकते हैं। हमारे साथ रेडियो खीरी में इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा आपको कार्यक्रम? बहुत बहुत अच्छा लगा और मैंने पहली बार विजिट किया रेडियो स्टेशन, तो मतलब इट्स अमेजिंग। मुझे लगा कि मुझे बहुत कुछ सीखने को यहाँ मिलेगा और हम लोग यहाँ आते रहेंगे। और हमारी तरफ से पहली बात यह है कि अगर किसी को कोई समस्या है तो हमारा जो मोतीपुर में अस्पताल है मेडिकल कॉलेज का, उसके 2nd फ्लोर पे रूम नंबर 13 रूम नंबर 17 उसमें आप मिलते हैं? हाँ, हम लोग मिलते हैं। पूरा नाक कान गला विभाग वहाँ पर है। ओके। और उसके बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से हमारे जितने भी डॉक्टर्स हैं लखीमपुर में, वो आपके लिए हमेशा साथ में। आप जब मुझे बताएंगे तो हम लोग इस पे कैंप्स और प्रोग्राम्स को करते रहेंगे। क्या बात है। हम लोग भी कोशिश करेंगे रेडियो खीरी और आपकी तरफ से मिलके, आपके विभाग की तरफ से मिलके हम लोग अगर कुछ कैंप्स लगा सकें और लोगों को लाभान्वित कर सकें तो और मजा आएगा। बहुत जल्दी इसकी खबर आपको हम देने वाले हैं और बहुत जल्दी कैंप का हम शेड्यूल जारी करेंगे एसोसिएशन की तरफ से। ओके सर, थैंक यू सो मच। आप हमारे साथ शामिल हुए इस चर्चा में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो इसी तरीके से रेडियो खीरी सुनते रहिए और रेडियो खीरी पर चर्चाएं इसी तरीके से आपकी सेहत से जुड़ी हम लगातार करते रहेंगे और उपचार भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन बार बार एक ही अपील करते हैं, डॉक्टर मत बनिए, डॉक्टर से जाकर उपचार लीजिए। देखते रहिए हमारा सोशल मीडिया पेज और सुनते रहिए 88.4 मेगाहर्ट्ज, सिर्फ और सिर्फ रेडियो खीरी। सही रहेगी सेहत तो खुशहाल रहेगा परिवार। लेकिन सवाल ये कि सही जानकारी मिले कहाँ? क्यों होते हैं परेशान जब रेडियो खीरी है यहाँ? सुनिए हमारा विशेष कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई, रोजाना दोपहर 12 बजे। आपके दिल के तार रेडियो के साथ रेडियो खेरी 88.4 मेगाहर्ट्ज।